नरेंद्र मोदी भारत को दुनिया का मोटा भाई बना रहे। मोटा भाई मतलब बड़ा भाई। कैसे कांग्रेस ने मजाक उड़ाया लेकिन पीएम मोदी ने कर दिखाया, और कैसे जो सपने में भी नहीं सोचा प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया में वो बदल दिया। आज एक ऐसी खबर आई जो ये बताती है कि कैसे नया भारत दुनिया में अपना लोहा मनवा रहा है। कैसे नरेंद्र मोदी का भारत वो कर रहा है जो कुछ साल पहले तक लोग सपने में भी नहीं सोच सकते थे। लेकिन आज की उस खबर पर आने से पहले आपको इतिहास की कुछ बातें याद दिलाना चाहता हूं, जिन्हें याद किए बिना आप आज की जो खबर आपको आगे बताऊंगा उसके महत्व को समझ नहीं पाएंगे। आपको याद होगा कि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, पूरे विपक्ष ने और खासकर कांग्रेस ने उनकी लगभग हर बात का मजाक बनाया। एजेंडाधारियों ने नरेंद्र मोदी के हर फैसले का मजाक बनाया, लेकिन नरेंद्र मोदी सिर झुकाकर काम करते रहे और रिजल्ट देते रहे। लेकिन कैसे हर बार उनका मजाक बना, इसके कुछ उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं पहली खबर पर आने के पहले। नरेंद्र मोदी के फैसले और उनके मजाक को याद कीजिए, कैसे मजाक बनाया गया। जनधन अकाउंट खुला, $45 करोड़ लोगों का अकाउंट खुला, लेकिन विपक्ष ने क्या किया? विपक्ष ने ये देखिए मजाक बनाया। इसके बाद आपको याद होगा शौचालय बने, महिलाओं को सम्मान मिला, विपक्ष ने क्या किया? इसका भी मजाक बनाया। अरे क्या होता है, शौचालय दे रहे हैं उससे क्या ही हो जाएगा। उन महिलाओं से पूछिए जिन्हें अब शौच जो है वो दबाकर दिन भर बैठना नहीं पड़ता कि अंधेरा हो तब जाए। विदेश नीति, नरेंद्र मोदी की विदेश नीति का भयंकर मजाक बनाया गया। अरे इनको विदेश नीति कहां समझ में आती है, ये तो घूमने जाते हैं, ये तो गले मिलते हैं, उससे क्या होता है, फलाना ढिमकाना। आज की डेट में पाकिस्तान बोलता है ना कि इंडिया जैसी स्वतंत्र विदेश नीति पाकिस्तान की नहीं है। अमेरिका बोलता है ना कि आप जो है यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकवा दीजिए, व्हाइट हाउस भी यही चाहता है। पुतिन बोलता है ना कि भाई अगर नरेंद्र मोदी बात करेंगे तो हम सुनने को तैयार हैं। इंडिया रशिया से तेल ले रहा है, अमेरिका बोलता रह गया, कुछ कर नहीं पाया ना, तो उसी विदेश नीति का नतीजा है। लेकिन उसका भी मजाक उड़ाया गया। जीएसटी, उसका भी मजाक बनाया। डिजिटल पेमेंट आया जो आज की डेट में हर कोई इस्तेमाल करता है, डिजिटल पेमेंट, उसका भी मजाक बनाया गया कि अरे डिजिटल पेमेंट ये कैसे होगा बॉस, कहां से ये कहानी आई। लेकिन हर बार विपक्ष खुद मजाक बनकर रह गया, पर सुधरा नहीं, आज भी वही करता है। लेकिन आज आपको इसी लिस्ट में से डिजिटल पेमेंट का कैसे मजाक उड़ाया गया था, इसकी एक बार याद दिलाना चाहता हूं। 2017 में कांग्रेस के सांसद पी चिदम्बरम ने सदन में कैसे नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाया था, एक बार वो सुनिए, फिर आज की खबर पर आऊंगा। Go to your village fair, buy potatoes and tomatoes and pay 7 rupees 50 paisa by a credit card. What will the poor lady do? Does she have a POS machine there? Is it connected to a electricity source? Is there Wi-Fi there? Is the internet working there? Do you know that every village has got a village fair? In my part of the country, the village fair takes in turns. Monday in this village, Tuesday in the next village, Wednesday in that village. All over India. Everywhere. That is where you bring your produce and sell. Vegetable, fruit, baskets, toys, plastic. You bring it and sell. You think all of them should have a POS machine in their hand? Geo. What kind of a false picture that you're present? ये 2017 का बयान आपको सुनवा रहा था पी चिदम्बरम का। वो मजाक उड़ा रहे थे कि क्या सब्जी बेचने वाली डिजिटल पेमेंट लेगी क्या बॉस, कहां से वाईफाई आएगा, कहां से मोबाइल आएगा, कहां से मशीन आएगी। और किसी ने पीछे से तब भी मजाक बनाया था कि जियो से हो जाएगा। आज की तारीख में कितने ही लोग, इंक्लूडिंग मैं,
घर से नोट लेकर निकलते ही नहीं है, मोबाइल से सारा काम होता है। बहुत सब्जी खरीदने से लेकर, फल खरीदने से लेकर, बाल कटवाने चले जाइए, सामान राशन का खरीदने चले जाइए, कहीं चले जाइए बॉस, हर जगह डिजिटल पेमेंट चल रहा है। लेकिन 2017 में जब नरेंद्र मोदी यूपीआई लेकर आए तो ये लोग मजाक बना रहे थे। और जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ा रहे थे, आज पहले उन्हें कुछ आंकड़े दिखाता हूं, फिर आज की खबर पर आऊंगा। आज की तारीख में रियल टाइम पेमेंट ट्रांजैक्शन या कहिए डिजिटल पेमेंट के मामले में इंडिया नंबर 1 है बॉस। रियल टाइम पेमेंट, इसमें दुनिया में सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे, ये 2021 का आपको चार्ट दिखा रहा हूं, इंडिया नंबर 1 पर है। नंबर 1 पर इंडिया है, सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन। पी चिदंबरम सुने कहां होता है? इंडिया में 2021 में 4,860 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए इंडिया के अंदर। 4,860 करोड़ ट्रांजैक्शन, कितने लाखों करोड़ के रुपए का हुआ वो तो अभी बता ही नहीं रहा। दूसरे नंबर पर चीन आता है भाई, और वो भी अगर आप देखेंगे चीन हमसे कितना पीछे है, 1850 करोड़ ट्रांजैक्शन। मतलब हम जितना कर रहे हैं उसके मतलब चीन से डबल से भी ज्यादा हम कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर थाईलैंड है, जहां पर अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शन देखेंगे 970 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ 2021 में। ब्राजील में 870 करोड़, दक्षिण कोरिया में 740 करोड़, नाइजीरिया में 370 करोड़, ब्रिटेन वहां कितना होता है 340 करोड़। ये हम पर राज करके गए थे। ब्रिटेन में 2021 में 340 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ, इंडिया में 4,860 करोड़ ट्रांजैक्शन। और अमेरिका बॉस, वर्ल्ड पावर, सुपर पावर अपने आप को बताता है, 180 करोड़ ट्रांजैक्शन हुआ डिजिटल ट्रांजैक्शन। और कहां इंडिया 4,860 करोड़ ट्रांजैक्शन पर बैठा हुआ है। नंबर 1 2021 में, नंबर 1 2022 में, और जो अभी आपको बता रहा हूं कि करीब 48 बिलियन ट्रांजैक्शन हुआ, वो 2022 में इंडिया में कितना बढ़कर हो गया, 70 बिलियन ट्रांजैक्शन डिजिटली, रियल टाइम 70 बिलियन। और ये लोग मजाक बना रहे थे, सब्जी वाली कहां से करेगी, वो कहां से सब्जी बेचेगी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने सिर झुकाकर काम किया और आज इंडिया नंबर 1 है डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में। लेकिन ये सारा इतिहास आज आपको इसलिए याद दिलाने के लिए आया क्योंकि इसकी वजह है। और अब आपको बताता हूं आज की खबर। जो लोग कहते थे कि इंडिया में सब्जी क्या डिजिटल पेमेंट से खरीदी जाएगी, उन्हें देखना चाहिए कि अब इंडिया तो छोड़िए बॉस, दुनिया में इंडिया यूपीआई पेमेंट करने जा रहा है। भारत और सिंगापुर के बीच क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट कनेक्टिविटी की शुरुआत हो गई। जैसे भारत का रियल टाइम डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, आप मोबाइल उठाते हैं यूपीआई पेमेंट करते हैं, वैसे ही सिंगापुर का डिजिटल पेमेंट सिस्टम है पे नाउ। दोनों को आज लिंक कर दिया गया भाई। आप जिस तरह से भारत में यूपीआई के जरिए डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं, अब उसी तरह से सिंगापुर में पे नाउ के जरिए डिजिटल ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। सिंगापुर पहला देश है जिसके साथ भारत ने इस तरह का क्रॉस बॉर्डर पर्सन टू पर्सन पेमेंट सुविधा लॉन्च कर दी। अभी करेगा नहीं, कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के पीएम ली सिन लुंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल हुए। यूपीआई और पे नाउ का लिंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर के प्रबंध निदेशक रवि मेनन ने किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूपीआई और पे नाउ के लिंक होने से भारत और सिंगापुर के लोग बिना किसी परेशानी के कम खर्च में दोनों देशों में अपने मोबाइल से फंड ट्रांसफर कर सकेंगे। आपको इससे कैसे फायदा होगा, भारत के लिए तस्वीर कैसे बदलेगी, यह समझाने से पहले आपको सुनवाता हूं प्रधानमंत्री मोदी ने आज क्या कहा। आज के लॉन्च ने क्रॉस बॉर्डर फिनटेक कनेक्टिविटी, उसके एक नए अध्याय का शुभारंभ किया है। आज के बाद सिंगापुर और भारत के लोग अपने मोबाइल फोन से उसी तरह पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे जैसे वे अपने अपने देश के अंदर करते हैं।
इससे दोनों देशों के लोगों को अपने मोबाइल से तत्काल कम खर्च में फंड ट्रांसफर करने में मदद मिलेगी। इसका हमारे प्रवासी भाई बहनों, प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स और उनके परिवारों को विशेष रूप से लाभ होगा। यूपीआई और सिंगापुर के पे नाउ के लिंक होने से क्या फायदा होगा वो आपको बताऊं, उससे पहले एक और अच्छी खबर आपको बताता हूं। सिंगापुर के अलावा 9 और देश हैं जहां इसी तरह से पैसों का लेन देन मोबाइल के जरिए जल्दी ही शुरू होने वाला है। और उन देशों में अमेरिका है, ब्रिटेन है, सऊदी अरब है, यूएई है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, हांगकांग है, ओमान है, कतर है। इन देशों में रहने वाले भारतीय भी बहुत जल्दी ही यूपीआई के जरिए अपने मोबाइल से भारत में पैसा भेज सकेंगे या यहां से पैसा वहां भेज सकेंगे। वहां पढ़ने वाले छात्र हैं, घूमने जाने वाले लोग हैं, सबकी कितनी आसानी बढ़ जाएगी आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जो लोग मजाक बनाते थे कि इंडिया में डिजिटल पेमेंट कैसे होगा, बॉस आज देखिए इंडिया क्या कर रहा है। यूपीआई और पे नाउ के लिंक होने से पैसा भेजना आसान कैसे होगा, अब आपको यह बताता हूं। विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए भारत में 2 तरह के अकाउंट होते हैं। एक होता है एनआरई अकाउंट, जिसे नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट कहते हैं, और एक होता है एनआरओ अकाउंट यानी नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। एनआरई अकाउंट जो होता है वो अपनी विदेशी कमाई को भारत भेजने के लिए एनआरआई इस्तेमाल करते हैं, और एनआरओ अकाउंट होता है जिसमें भारत में होने वाली कमाई को मैनेज करने के लिए अकाउंट खोलते हैं। अब यूपीआई और पे नाउ के आपस में लिंक हो जाने से बैंक जाकर पैसे भेजने, थर्ड पार्टी वेंडर के जरिए पैसे भेजने और ऑनलाइन बैंकिंग की टेंशन से मुक्ति मिल जाएगी। इस लिंकेज को अभी कौन कौन से बैंक सपोर्ट कर रहे हैं वो भी आपको बता देता हूं। एक तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में यह होगा, इंडियन ओवरसीज बैंक में होगा, इंडियन बैंक में होगा, और आईसीआईसीआई बैंक पैसा भेजने और रिसीव करने दोनों की सुविधा ये 4 बैंक देंगे। इसके अलावा एक्सिस बैंक और डीबीएस इंडिया सिर्फ पैसे रिसीव करने की अभी सुविधा दे रहे हैं। पैसा भेजना बहुत आसान हो जाएगा भाई। मान लीजिए आपका बेटा या बेटी सिंगापुर में पढ़ाई कर रहे हैं और आपको उनको पैसे भेजने हैं। वो फोन करेगा, पापा जरा पैसा भेजिए। अरे आज तो सैटरडे, अब मंडे को जाएगा। पापा जरा पैसा भेजिए 100 रुपया। तो आप कहेंगे भाई उसमें तो 30 रुपए और लगेगा, 20 रुपए और लगेगा। फॉरेन आउटवर्ड रेमिटेंस के विकल्प पर क्लिक करना पड़ेगा आपको इसमें ऐप में जाके, और उसके बाद जिसको पैसा भेजना है उसको मोबाइल नंबर दर्ज करिए, ट्रांसफर के लिए प्रोसीड का बटन क्लिक कीजिए, जितना पैसा भेजना भेज दीजिए। यूपीआई पिन डालना है बस। पैसा सिंगापुर में बच्चे के पास रियल टाइम पहुंच गया बॉस। इधर पापा ने फोन रखा, उधर बेटा का पास पैसा। एकदम सीधा और आसान तरीका, कोई परेशानी ही नहीं, कोई टेंशन नहीं। आपका पैसा सुरक्षित आपके बच्चों के पास पहुंच जाए। और ये और 10 देशों में होने जा रहा है। यूपीआई और पे नाउ के लिंक हो जाने से सिंगापुर में रहने वाले भारतीयों को कैसे फायदा होगा यह भी बताता हूं। सिंगापुर से भारत या भारत से सिंगापुर पैसा भेजने में 10 से 30% का खर्च उठाना पड़ता है। मतलब अगर 100 रुपए भेजते हैं तो 10 से 30 रुपए तो एक्स्ट्रा चले जाते हैं। इस तरह के ट्रांजैक्शन में आमतौर पर 48 से 72 घंटे भी लग जाते हैं। अगर वीकेंड में पैसा भेजे तो 2 दिन और मान के चलिए। यूपीआई और पे नाउ लिंक हो गए तो ये सारी परेशानी खत्म हो गई। सिंगापुर में लगभग 6.5 लाख भारतीय रहते हैं, उन सभी को इससे फायदा होगा। यूपीआई और पे नाउ का लिंक होना क्यों बड़ी बात है, और बाकी देशों के साथ भी इसी तरह से क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट कनेक्टिविटी होती है तो उसका भारत को क्या फायदा होगा, अब ये सुनिए। दुनिया के अलग अलग देशों में लगभग 4.5 करोड़ भारतीय बसे हुए हैं। 2022 में विदेशों में बसे भारतीयों ने भारत में 8 लाख करोड़ रुपए भेजे थे। 8 लाख करोड़ सिर्फ 2022 का बता रहा हूं, और यह रकम 2021 के मुकाबले 12% ज्यादा थी। रेमिटेंस रिसीव के मामले में भारत नंबर 1 पर है अभी दुनिया में। मतलब जो बाहर से लोग पैसा भेज रहे हैं इंडिया अपने लोगों को, उसमें इंडिया नंबर 1 पे भाई, और कोई नहीं भेज रहा इतना। यह रेमिटेंस भारत में होने वाली कुल विदेशी निवेश से भी ज्यादा है। अब आप सोचिए कि 8 लाख करोड़ रुपया भारतीय भेजते हैं और उसमें मान लीजिए मिनिमम पकड़ के चलिए 10 ना 20% पैसा उनका कट जाता है, तो भी 1.5 लाख करोड़ रुपया तो ऐसे ही बर्बाद चला जाता है उनका। अब आप सोचिए कि जब वो 1.5 लाख करोड़ रुपया बचेगा इस ट्रांजैक्शन के जरिए, यूपीआई ट्रांजैक्शन के जरिए, और रियल टाइम पैसा आएगा,
तो देश की अर्थव्यवस्था को भी कितनी मजबूती मिलेगी। ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा खर्च होगा, देश की अर्थव्यवस्था का पहिया घूमेगा और लोगों का अपना पैसा बचेगा सो अलग। तो पैसे भेजने में ज्यादा आसानी हो जाएगी, तो बाहर से आने वाला रेमिटेंस भी बढ़ जाएगा। हालांकि यूपीआई और पेनाओं के जरिए सिंगापुर से एक दिन में पैसा भेजने की लिमिट तय की गई है कि अभी एक दिन में आप 60,000 रुपए यानी 1,000 सिंगापुर डॉलर भेज सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग ऐप पर कन्वर्जन रेट भी दिखता रहेगा, जिससे आपको पता रहे कि 1,000 सिंगापुर डॉलर से ज्यादा रकम आप ना फीड कर दें। लेकिन यह सिर्फ यूपीआई की बात नहीं है। भारत ने जो वर्ल्ड क्लास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले कुछ सालों में तैयार किया है, उसे पूरी दुनिया में मिसाल के तौर पर देखा जाता है और दुनिया भर के देश भारत के सिस्टम को अपनाना चाहते हैं। जैसे कोविन जो वैक्सीनेशन को लेकर बनी, वो दुनिया भर में लोग मांग रहे हैं। आरोग्य सेतु, डिजी लॉकर, दीक्षा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, इसकी डिमांड है दुनिया में। उमंग, ई संजीवनी, GeM गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। पिछले 7 सालों में डिजिटल पेमेंट की तरफ भारत ने कितनी तेजी से कदम बढ़ाया, आपको यह भी बताता हूं, जिसकी वजह से आज भारत डिजिटल पेमेंट में नंबर 1 पर है। रातों रात थोड़ी हुआ है, वो मजाक उड़ाते रहे, नरेंद्र मोदी काम करते रहे। साल 2016 में यूपीआई सिस्टम लॉन्च हुआ था। 2016 में 21 बैंकों के साथ शुरू हुआ, आज 385 बैंक यूपीआई सिस्टम से जुड़ चुके हैं। साल 2022 में कुल 7,400 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए थे। साल 2022 में यूपीआई ट्रांजैक्शन की वैल्यू कितनी थी? कान से धुआं फेंक देगा बॉस उन लोगों के जो मजाक उड़ा रहे थे। 125 लाख करोड़ रुपए का डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ। 125 लाख करोड़। बड़े बड़े 4-5 देश मिला दीजिएगा तो उनकी अर्थव्यवस्था इतनी नहीं होगी। जबकि अगर 2013-14 में डिजिटल ट्रांजैक्शन की सिर्फ बात कर रहा हूं तो मात्र 127 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए थे, और कहां अभी 7,000 करोड़ हो रहे हैं। भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ही कोविड के दौरान लोगों तक पैसा पहुंचाने में मदद मिली। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि यूपीआई भारत का सबसे पसंदीदा पेमेंट मैकेनिज्म बन गया है। एक बार याद दिलाता हूं, ये भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की ही ताकत है कि कोविड पैंडेमिक के दौरान हम करोड़ों लोगों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर कर पाए। फ्रेंड्स, 5 साल पहले मैंने सिंगापुर में कहा था कि फिनटेक, इनोवेशन और युवा ऊर्जा में विश्वास का एक बहुत बड़ा उत्सव है। फिनटेक और डिजिटल क्रांति में भारत की सफलता की अगुवाई हमारे टेक्नोलॉजी ट्रेंड युवा ही कर रहे हैं। आज फिनटेक की दुनिया में भारत के हजारों स्टार्टअप्स अपना लोहा मनवा रहे हैं। इसी ऊर्जा की वजह से आज रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में भारत विश्व के अग्रणी देशों में है। आज यूपीआई भारत में सबसे पसंदीदा पेमेंट मैकेनिज्म बन गया है। फिनटेक मतलब फाइनेंस से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस भारत को दुनिया का मोटा भाई यानी बड़ा भाई बनाने पर लगातार है, और इसलिए अपनी स्वतंत्र विदेश नीति हो या फिर दुनिया की मुश्किल समय पर मदद करना,